सो हेलो एंड सो गुड टू सी यू गौरव भाई। सेम है बहुत भाई। अच्छा लगा आपसे बात करने की, जब मौका मिला, जब पता चला कि गौरव भाई से जा रहे बात करने, क्योंकि सीक्रेट ऑफ सेलर जब मैंने देखा, जब हमारे ऑडियंस ने देखा था, काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले थे और काफ़ी अच्छी जर्नी रही है अभी तक आपकी। अगर आपको डिफाइन करनी हो, स्टार्ट वहाँ से करते, आपकी जर्नी कैसे देखते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच विनय, इट्स रियली काइंड ऑफ यू भाई। एंड जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है यार? जर्नी तो फिलोसॉफिकली कहूँ, जब से पैदा होते हैं जर्नी शुरू हो ही जाती है। बट एज एन एक्टर आई थिंक जर्नी शुरू हो गई थी मेरी बचपन में ही यार, जब मैं थिएटर करना स्टार्ट किया था ना, तो वहाँ से मुझे स्वाद लग गया था और थिएटर करने में बहुत मज़ा आता था। तो आई थिंक शुरुआत तो जर्नी की 8 साल की उम्र से हो गई थी, जब मैंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना स्टार्ट किया था। तो वो चाइल्ड आर्टिस्ट, मतलब आपने जब सोचा था कि कुछ करना है, तो वो पहला आपका एक्टिंग ही था? नहीं, 8 साल की उम्र में तो बच्चा ऐसे नहीं सोचता ना कि क्या करना है हाँ। लाइफ में। वो तो मेरे फादर साहब जो हैं मिस ललित प्रकाश, वो खुद थिएटर बैकग्राउंड से हैं। दिल्ली में ये सारे जितने भी उस टाइम एनएसडी में थे, पीयूष मिश्रा जी, नवाज भाई, विजय राज, जाकिर खान, ये सारे जो दिल्ली थिएटर सर्किट में जब थे, तो तब मैं छोटा था तो उनके साथ में प्लेस देखने या रिहर्सल्स पे वैसे जाया करता था। तो ऐसे मुझे वो माहौल, जैसे सिंपल सी बात है ना कि जब छोटे होते हैं, आपके पापा डॉक्टर हैं तो आप उनके साथ क्लिनिक या हॉस्पिटल जाएंगे, जैसे बच्चे कभी बार जिद करते हैं। तो मैं अपने फादर के साथ थिएटर स्पेस में या रिहर्सल्स वगैरह में या शोज़ देखने जाया करता था। तो वहाँ से मुझे वो माहौल अच्छा लगने लगा, और कुछ अपने पिताजी का अंश भी होता है आप में ऑब्वियसली। तो वो माहौल अच्छा लगने लगा, मज़ा आने लगा उस माहौल में। तो लगा कि हाँ यार, ये चीज़ करने में मज़ा आता है। और एक्टिंग फिर वहाँ से धीरे धीरे जब समझ आने लगी, तो लगा यार कि ये तो काम ही नहीं लगता। मतलब वो इट केम नेचुरली टू मी। और फिर हाँ, उस पर मेहनत करना वो एक अलग बात थी, अपनी क्राफ्ट पर काम करना। लेकिन समझ तब आ गया था कि ये माहौल, ये चीज़ अच्छी लग रही है, करना यही है लाइफ। और उसके बाद जितने भी किरदारों में अपने आप को आपने डाला, दर्शकों के दिलों तक ही गए हो आप सीधा, चाहे वो शिद्दत हो जाए, चाहे वो द सीक्रेट ऑफ सिलेदार हो जाए, ज़्यादा मत उड़ करेंटली, जी। सब में भी। तो वो 2008 वाले थिएटर आर्टिस्ट के गौरव जी में और अब में क्या बदलाव आप अपने पर्सनली देखते हो? ऑनेस्टली विनय, बदलाव से ज़्यादा तो एक्सपीरियंस ऑब्वियसली। एक 8 साल की उम्र, 9 साल की उम्र में आप बच्चे होते हो, आपके एक्सपीरियंसेस थोड़े नाइव होते हैं। लेकिन बदलाव से ज़्यादा मैं कहूँगा सिमिलैरिटीज़ बहुत हैं, क्योंकि जो चीज़, जो डिसिप्लिन, जो मेहनत करने का तरीका और जो कल्चर थिएटर ने दिया बचपन से, आई थिंक उसी की वजह से विनय, मैं अभी जो भी आपने प्रोजेक्ट्स के नाम लिए, चाहे मेरा उसमें रोल छोटा था या बड़ा था, जो भी था, आई थिंक थिएटर की बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है थिएटर का। क्योंकि वो डिसिप्लिन जब मैं सिनेमा में या अपने रोल्स में लाया, चाहे वो छोटे किरदार थे, मतलब शिद्दत की आपने बात की, तो बहुत कम लोगों को याद है। बिकॉज तो मेरा हुलिया बिल्कुल अलग था, लुक एकदम अलग थी, तो बहुत कम लोगों को पता है उस कैरेक्टर के बारे में। वो अच्छा कैरेक्टर था, पर वो उतना क्रूशियल नहीं था कहानी के लिए, जितने कि मेरे बाकी किरदार, जैसे कि द सीक्रेट्स ऑफ द सिलेदार की बात करें। तो फ्रॉम देयर टू बीइंग ऑन अ पोस्टर, आई थिंक सिमिलैरिटी ये रही है कि मैंने अपने छोटे रोल को भी और बड़े रोल को भी उतनी ही सिंसेरिटी से अप्रोच किया है और उतनी ही सिंसेरिटी से निभाया है। तो आई थिंक वो 8 साल के गौरव में और अब वाले थिएटर के गौरव में फ़र्क से ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, कि मैंने कभी भी मीडियम के हिसाब से या प्रोजेक्ट के स्केल और साइज़ के हिसाब से कभी अपनी मेहनत फ्लक्चुएट नहीं की। मैं उतनी ही शिद्दत से काम करता हूँ। और यही एक आर्टिस्ट की पहचान होती है। सो गौरव जी को क्या स्क्रीन टाइम से भी इफेक्ट होता है? यार, अब विद टाइम, स्क्रीन टाइम से नहीं मुझे अब, देखो यार, आई एम वेरी ऑनेस्ट। लोग बहुत बाकी एक्टर्स क्या कहते हैं क्या नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ। कुछ लोग बड़े आर्टिफिशियल जवाब भी देते हैं इस मामले में। देखो, स्टार्टिंग में जब आप बॉम्बे आते हो ना यार, आपको काम करना होता है, आपको पैसे कमाने होते हैं, बहुत महंगा शहर है, आपको सर्वाइव करना होता है यहाँ पे। तो आप कुछ भी करते हो, आपके पास चॉइस कम होती है कि भाई हाँ, आप चूज कर सकते हो कि मुझे ये नहीं करना यार, ये तो नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी आपके पास उतनी लग्जरी नहीं होती। सबके पास जो उतने बड़े बड़े घरों से नहीं आते, सब जिनकी स्ट्रगल वाकई स्ट्रगल होती है, तो उन्हें काम करने पड़ते हैं। अब विद टाइम ऐसा हो गया है कि यार, स्क्रीन टाइम से मुझे काम करना अभी भी बहुत पसंद है।
मैं बहुत ही रेयरली मना करता हूँ किसी भी चीज़ को, बिकॉज आई लव वर्किंग। लेकिन मना करने का रीज़न सिर्फ एक हो सकता है कि मैं कुछ भी कैरिकेचरिस्ट नहीं करना चाहता, या कुछ रेपिटेटिव करने की मैं ट्राई करता हूँ कि अवॉइड करूँ कुछ भी रेपिटेटिव करना, या फिर अगर वो इतना नेग्लिजिबल रोल है कि कहानी में उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, फिर चाहे एक ही सीन क्यों ना हो, लेकिन वो कहते हैं ना आजकल की स्मॉल रोल बिग इम्पैक्ट करके एक वो नया ट्रेंड चला है, तो सच बात है। अगर एक सीन का भी रोल है तो वो मुझे पता है कि मैं एक ओवर मिलेगा तो भी कितने छक्के चौके मार सकता हूँ, मुझे पूरी इनिंग्स की ज़रूरत है नहीं है, वो बात की बात है। इम्पैक्टफुल होना चाहिए। इम्पैक्टफुल होना चाहिए। तो आई थिंक लेंथ से ज़्यादा रोल की इम्पोर्टेंस और कहानी में उसका कंट्रीब्यूशन मैटर करता है, मेरा ये मानना है। तो ये क्या कौन सा लगता है आपके कौन से प्रोजेक्ट की वजह से, कौन से आपके किरदार की वजह से आपके करियर में ज़्यादा पुश मिला आपको? यार अभी और बहुत पुश मिलने बाकी हैं टू बी ऑनेस्ट, बट यहाँ तक मुझे लगता है जो रोल मैं अपनी रियल लाइफ में निभाता हूँ ना गौरव का, उसके पीछे कहानी है। क्योंकि जो मेरे अब तक के दो सबसे बड़े प्रोजेक्ट रहे हैं, पुण्यश्लोक अहिल्या बाई और उसके बाद द सीक्रेट ऑफ द शीलेदार, ये दोनों सेम प्रोड्यूसर के। दशमी क्रिएशंस जो हैं, जिनकी अकेली फिल्म आई थी, ये उनके हैं। तो अहिल्या जब मुझे मिला तो मुझे प्योर ऑडिशन के बेसिस पर मिला था। मतलब मैं कोई उस समय इतना बड़ा नाम नहीं था कि मुझे अप्रोच किया गया था। मैंने ऑडिशन दिया था और वो बहुत ऑडिशंस कर चुके थे। हाँ, ये उतना मैं मानूंगा कि मेरा ऑडिशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और इसलिए मुझे वो रोल मिला। लेकिन अब आपने कहा कौन से रोल से मुझे पुश मिला, मुझे इस मौके से पुश ऐसा मिला कि मुझे पहली बार ना यार एक प्लेटफॉर्म या एक मौका मिला अपनी ट्रू कैलिबर दिखाने का। तो जब 1.5 साल 2 साल मैंने अहिल्या किया और उसके लिए मेरा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की भी एक जर्नी थी। मुझे रोल में मतलब काफ़ी मसल गेन करना, तो मैं 73 kg से 83-84 kg तक गया। चाहे ये मेहनत थी या 1.5 साल तक उस लेयर्ड कैरेक्टर को टेलीविज़न पर, जो मैंने आपको बोला कि मैंने उसको टेलीविज़न की तरह ट्रीट ही नहीं किया, ना कि वो शो और वो कैरेक्टर वैसे लिखा हुआ था। तो जो मेरी ऑनेस्टी थी ना उस 1.5 साल में, शिफ्ट हो गया था आउट ऑफ बॉम्बे, हमारी शूट थी ना बॉम्बे से बाहर नायगांव में। तो मैं 1.5 साल अपना पूरा यहाँ सेटअप शिफ्ट करके सेट के पास चला गया था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है शूटिंग को और उसके बाद अपने जिम को, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को देना है। तो ये जो मेरी सिंसेरिटी थी, जो मैं आपको बोला कि चाहे प्ले हो, चाहे टीवी हो, चाहे कुछ भी हो, वो सेम रहती है। व्हेन द प्रोड्यूसर्स सॉ दिस डेडिकेशन, वहाँ से मुझे शीलेदार मिला। तो अब आप रोल को बोलेंगे कि किस रोल से बड़ा पुश मिला, या एज एन एक्टर, एज एन इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन बीइंग मेरा जो कंडक्ट था 1-1.5 साल पूरी टीम के साथ, जो मेरी सिंसेरिटी थी, तो आई थिंक लाइफ में मैंने जो एक रोल निभाया उसकी वजह से मेरे को एक के बाद एक काम से काम मिलता है, हम लोग सब जानते हैं। और ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द प्रोड्यूसर्स कि उन लोगों ने रिकग्नाइज किया मेरी उस सिंसेरिटी को और फिर कॉम्प्लीमेंट भी किया एक उससे बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी वेब सीरीज मुझे देकर। सो नाउ यू आर हैप्पी विथ योर वर्क? आई वाज ऑलवेज हैप्पी विद माय वर्क। देखो यार, एज एन एक्टर लोगों तक जब वो काम पहुंचता है और तारीफ मिलती है तो अच्छा लगता है, लेकिन एज एन एक्टर मैं अपने काम से हमेशा खुश रहा हूँ। और काम से मेरा मतलब ये कि मैं अब जितना एफर्ट डालता हूँ, काम देखो इज ऑलवेज, वो कहते हैं कि वही स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, वो वाली बातें सच हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब व्हेन आई फील कि मैंने अपना 100% दे दिया ना, मैं वहाँ सेटिस्फाइड हूँ। अब फिर चाहे वो शायद किसी को अच्छा लगे या ना लगे, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए मैटर ये करता है कि क्या मैंने अपना बेस्ट दिया या नहीं, वो मेरी प्रायोरिटी होती है। अब अच्छा लगना ना लगना लोगों को, ये तो मेरे हाथ में है नहीं। अपना बेस्ट करना मेरे हाथ में, तो मैं अपने काम से ऑन दैट लेवल हमेशा खुश रहा हूँ, बिकॉज आई जेन्युइनली ट्राई एंड गिव ऑल दैट आई कैन टू एनी प्रोजेक्ट और एनी रोल। मेरा सवाल इसलिए ये था कि आप अपने काम से खुश हैं कि नहीं, क्योंकि जब अपने कठोर राह से चल के मतलब कुछ अचीव करते हैं, एक बड़े पर्दे पे अपने आप को देखते हैं, तो आपके जो पीछे जो आपको फॉलो कर रहे हैं, जो आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो भी एक स्ट्रगलर है। जिस तरह से वो ऑडिशन देते, जिस तरह से आपने दिया था, तो आपको देख के आगे जो बढ़ रहा है, तो उनके लिए आपको क्या कहना है कि मेहनत के साथ साथ नसीब का साथ होना बहुत ज़रूरी है? यार अभी मैं ऑनेस्टली बताऊं, व्हेन आई स्टिल फील आई एम like it's too early for me to say all these things. It's very kind of you and I would like to believe that कि लोग जर्नी से इंस्पायर हो रहे हैं, क्योंकि मैं अपने दिमाग में ना यार ऐसे नहीं सोचता ऑनेस्टली। मैं बस
करता जाता हूँ काम। आप जैसे लोग मिलते हैं, ऐसा पता लगता है कि लोग काम पसंद कर रहे हैं और कुछ लोग इंस्पायर हो रहे हैं, तो इट्स वेरी ओवरवेलमिंग, अच्छा लगता है। बट कहना मैं यही चाहूँगा यार कि नसीब वाली बात तो है, सच है, बट मेरा ये भी मानना है विनय कि ना नसीब तब आपका और स्ट्रांग हो जाता है। ये कहीं सुनी बातें नहीं है, सिर्फ मैंने तो खुद आजमाया है, इसलिए कह रहा हूँ कि आपका नसीब स्ट्रांग तब हो जाता है जब आप अपनी मेहनत स्ट्रांग कर लेते हो। क्योंकि जितनी ज़्यादा मेहनत आप करते हो उतना ज़्यादा लकी होने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरा उन जो भी फेलो एक्टर्स हैं या जो आते हैं, नए यंग लोग हैं जो आना चाहते हैं, मैं बस उनसे ये कहना चाहता हूँ यार कि इस फील्ड को, इस शहर को, इस क्राफ्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आजकल ना यार ये इंस्टाग्राम और रील वाली दुनिया में ना लोग नाट्य कला, जो नाट्य शास्त्र, क्राफ्ट, रियाज, एक्टिंग का भी रियाज होता है एक, वो मुझे लगता है लोग ना उसकी बात नहीं करते यार, वो बहुत रेयर हो गया। और जो लोग करते थे वो आज बहुत बड़े बन गए, पर अब पीछे आने वाले लॉट में मुझे नहीं पता कितने लोग वैसे हैं, आई होप हों। तो मेरा बस ये कहना है यार कि इस क्राफ्ट को, इस इंडस्ट्री को हल्के में मत लो कि आपको लगता है कि आप सिर्फ जिम जाके या आप सुंदर दिखते हैं, आपके घर वालों ने, मोहल्ले वालों ने, कॉलेज स्कूल में आप फेमस रहे हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ आके आप हीरो बन जाएंगे। ये सिर्फ ये सोचकर आना, मुझे लगता है इट्स वेरी ब्रूटल टू योर ओन सेल्फ। आप रियलिस्टिक ही अगर नहीं हो अपने आप को लेकर, अपनी क्राफ्ट को लेकर। मैं हर बार एग्जांपल देता हूँ मैंने, क्या मैं आपको अगर अभी बोलूँ कि कल से ना मुझे ऑपरेशन करने का मन है यार, मैं सर्जन बन जाता हूँ, तो आप हंसोगे। बिल्कुल, ऐसा तो होता नहीं है, साइंस पढ़नी पड़ती है, MBBS करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिर ऐसे मुझे हंसी आती है जब लोग सिर्फ आईने के सामने खड़े होकर बोलते हैं कि मैं एक्टर बन सकता हूँ। सेम रिएक्शन मेरा होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत पढ़ाई लिखाई की और एक प्रॉपर जर्नी की ज़रूरत है। और जो लोग ये नहीं समझते और उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो बस मेरी इकलौती यही राय है कि एन एक्टिंग इज़ नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ लाइफस्टाइल। आप जब काम नहीं भी कर रहे हो ना, तो भी आप एज एन एक्टर क्या करते हो अपने उन 24 घंटों में, वो डिफाइन करता है कि आप क्या होने वाले हो। क्योंकि काम तो आप अगर एक वेब सीरीज़ कर रहे हो, आप 40 दिन, 50 दिन, 100 दिन शूट करोगे, उसके अलावा 265 दिन आप क्या कर रहे हो? क्या आप सिर्फ पार्टी करने को स्टार बनना बोलते हो, पैसा खर्च करने को, ट्रैवल करने को, बस हीरो वाली लाइफ जीने को? वो वहाँ पे ना बहुत फैक्ट चेक की ज़रूरत है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हर कोई रिजल्ट वाइज हीरो बनना चाहता है, लेकिन प्रोसेस कितने फॉलो कर रहे हैं, ये सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए। दैट्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ गुड एक्टर। जो आपने कहा मुझे बहुत अच्छी लगी वो लाइन कि मेहनत करो और नसीब के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। बिल्कुल। तो ये तो रियलिटी है। आपको कैसे रिस्पॉन्सेस मिले द सीक्रेट ऑफ शैलेंद्र से? क्योंकि जिस तरह से मुझे पर्सनली अच्छा लगा एज एन एक्टर, आपको अच्छे अच्छे कमेंट आए होंगे, कुछ ऐसा रिएक्शन जो आप शेयर करना चाहते हैं? यार जब ये रोल आया था मेरे पास, और तो मेरी बस एक इंटेंशन थी कि मैं ना मेरे पास से एक बहुत अच्छा फ़ायदा था इस शो में कि मेरा कैरेक्टर एकदम यंगेस्ट कैरेक्टर था पूरे शो में, तो एक वो चाइल्ड लाइक क्वालिटी थी उस कैरेक्टर में। तो लेकिन अगर आप देखें कि मेरे कैरेक्टर का बेस क्या था, वो था हिज लव एंड डिवोशन टुवर्ड्स हिज ब्रदर। तो जब मैंने जो दिमाग में रख के वो भाई वाले केमिस्ट्री पर और एंगल पर जो काम किया, और जब लोगों ने स्पेसिफिकली वही बात पकड़ी जो आपने भी अभी इंटरव्यू की शुरुआत में बोला कि वो जो भाई वाला प्यार था, मैंने एक होता ना कि आपको पता होता है कि आपकी शो में क्या पोजिशनिंग है। शीलेदार राजीव भाई का कैरेक्टर था, है ना? और एक बड़ी अच्छी कैप्शन डाली थी, मुझे याद है हॉटस्टार ने, बहुत बहुत दैट टच्ड माई हार्ट रियली, आई रियली फील वेरी इमोशनल जब मैं वो याद करता हूँ। तो एक कैप्शन थी राजीव भाई और मेरे सीन पर कि एक है खजाने का रखवाला और दूसरा शीलेदार। तो ये मेरे लिए था कि यार हाँ, अगर राजीव भाई का कैरेक्टर का काम स्टोरी में खजाने की रक्षा था, तो मेरे कैरेक्टर का काम भाई की रक्षा था। और वो चीज़ जब लोगों ने स्पेसिफिकली टच की और उस पर कॉमेंट आया कि वी लव द केमिस्ट्री, और मुझे लगता है वो ब्रोमांस वाली जो केमिस्ट्री है ना यार, वो बड़ी अंडररेटेड है।
जो दो भाइयों में या दो दोस्तों वाली जो केमिस्ट्री है वो लोग देखना बहुत पसंद करते हैं। तो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि वो वैसी बाहर आ पाई जैसी मैंने कोशिश की थी, और जब स्पेसिफिकली लोग उसके बारे में बात करते हैं तो वो मेरे लिए अब तक का सबसे सेटिस्फाइंग कॉम्प्लीमेंट होता है अबाउट दिस कैरेक्टर। तो ये ब्रोमांस कितना मतलब और रियल लाइफ में भी ज़रूरी है, क्योंकि हमने भी देखा है इस पे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, बाबा भी बोलते हैं, आर्टिस्ट भी बोलते हैं, जो लोग जिस पे बिलीव करें कि एक सुखी परिवार में जब भाइयों का प्रेम होता है जी, तो वो परिवार कभी नहीं टूटता। तो इस पे आप कितना बिलीव करते हैं? बिल्कुल सच है। मुझे लगता है सिर्फ भाइयों का रिश्ता ही नहीं यार, चाहे फैमिली हो या इनफैक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो आपका रिश्ता जो अपने साथ है वो कितना प्योर है, ये मैटर करता है आजकल तो मुझे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि दूसरों से रिश्ते ना आपके डिपेंड करते हैं इस चीज़ पर कि आपका अपने साथ रिश्ता कितना ईमानदार है, कि जो आप दुनिया को प्रोजेक्ट करते हैं, जो आप हैं और जो आप वाकई में हैं, उसमें कितना फासला है या कितनी सिमिलैरिटी है। उस बेसिस पर आपके रिश्ते आपके माँ, पिता, भाई, बहन, पत्नी, पति इनसे डिफाइन होते हैं। क्योंकि जितने ईमानदार आप खुद से हैं ना, उतने ही ईमानदार आप अपने किसी भी रिश्ते में होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द ऑनेस्टी बिटवीन एनी रिलेशनशिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ ऑनेस्ट यू आर टू योर सेल्फ। तो ऑफकोर्स फिर वो भाई हों चाहे कोई भी रिश्ता हो, वहाँ जब जेन्युइन प्यार होता है यार तो चीज़ें फ्लरिश करती हैं। वो तो हमने देखा ही है। और वो कहते हैं ना कि एक गंदी मछली भी पूरा तालाब गंदा कर देती है। तो पूरे घर परिवार में कोई एक भी अगर ऐसी नेगेटिव एनर्जी हो तो कहीं ना कहीं असर तो पड़ता ही है। बट आई फील उसको सेट करने का सबसे सिंपल तरीका जो मैंने ढूंढा है, और सबसे मुश्किल एट द सेम टाइम, आप अपने आप से कितने सिंक में हैं और कितने ऑनेस्ट हैं। आईने में दिखने वाला चेहरा और दुनिया को दिखने वाला चेहरा कितना ऑनेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बहुत इम्पोर्टेंट। तो जब 8 साल के गौरव जब थिएटर देखने जाते थे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर का ये सब उनके साथ जब उनको काम करने का मौका मिला एज एन चाइल्ड आर्टिस्ट, वो कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया था? यार उस समय तो मैंने कहा ना, जब देखने जाता था और तभी मौका मिल गया, तो 8 साल का बच्चे के लिए तो वो, और तब नवाज भाई खुद भी नवाज भाई धीरे धीरे बन रहे थे। तो उस समय ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी कि मतलब भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मतलब वो अपने आप में ही एक बड़ी फीलिंग ये थी कि यार मुझे कुछ ऐसा करने का मौका मिल रहा है जो ये सब बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। मेरे लिए बड़े बड़े लोग से मतलब सिर्फ होता ना कि बचपन में आपको पापा को देख के शेव करने का मन भी करता है, सारी हरकतें हम करते हैं कि जो बड़े लोग कर रहे हैं मुझे भी करना है। तो मेरे लिए वो फीलिंग सिर्फ इसलिए स्पेशल थी कि यार मुझे मंच पे इतने सारे लोगों के सामने कुछ परफॉर्म करने का मौका मिला था। अब मैं ज़रूर चाहूँगा कि बड़े होने के बाद मुझे नवाज भाई के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिले तो और मज़ा आएगा। बट स्टेज शेयर करना तो हाँ मज़ेदार था यार। नाउ दैट आई लुक बैक मुझे लगता है कि हाँ यार वो काफ़ी इंटरेस्टिंग विजुअल रहा होगा। कि उसी कोई फोटो या तस्वीर नहीं है मेरे पास, लेकिन नवाज भाई से मैं मिला था हाल ही में, तो हमने वो बात डिस्कस की थी, मुझे याद है क्लियरली, बिकॉज वो नाटक उनके बड़े दिल के करीब है आज भी। तो हाँ इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मेमोरी। ये बात बता के लोगों को और आपने एक्साइट किया कि वो थिएटर कैसा हुआ होगा जब आप दोनों साथ में एक शो कर रहे थे। अब के पोजीशन को लेके नवाज सर के जिस तरह के अब पोजीशन पे, उस बारे में उनको क्या कहना है, उनके बारे में अगर कुछ कहना तो? यार मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ उनसे। मतलब किसी इंसान को आपने जब उनके करियर के एकदम शुरुआत वाले फेज में देखा जाना हो, और आज आप देखते हो कि उनका क्या इम्पैक्ट है पूरे वर्ल्ड सिनेमा पर, इंडियन सिनेमा पर खासकर, तो बहुत अच्छा लगता है यार। मैं भी एक महीना पहले उनसे मिला था, रात अकेली 2 है के सेट पे मैं अपने शो के लिए शूट कर रहा था, वो सामने वाले सेट पे शूट कर रहे थे, तो उनसे मिला मैं। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी उनके बारे में यही बात लगती है यार अभी भी, कि मटेरियल सक्सेस, घर, गाड़ी, बंगला, ये सब तो चलो ठीक है ज़रूरी है, हो जाता है, पर उसके बाद भी आज उनके साथ बैठो तो उनकी बातें क्राफ्ट, एक्टिंग, परफॉर्मेंस, स्टोरी, इस सब को लेके है। तो आपको समझ में ये आता है और आप इंस्पायर ये होते हो। और सीखने वाली बात यहाँ ये है कि जिस चीज़ ने उन्हें जो बनाया है वो आज भी उसी चीज़ की वैल्यू सबसे ज़्यादा करता है। वो आपके साथ बैठकर कितने पैसे कमा लिए या कौन सी बड़ी गाड़ी खरीदी, ये बातें नहीं करते। जो बातें वो तब थिएटर के दिनों में किया करते थे अपने काम को लेकर, अपने पैशन को लेकर, आज भी वो वैसे ही हैं। तो आई थिंक ये सबसे खूबसूरत बात लगती है मुझे उनके उसी तरह डाउन टू अर्थ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो जिस तरीके से उनका स्टार्टिंग फेस आपने देखा, उसके बाद जब 1 महीने पहले आप उनसे मिले जी, सो ये सब समझने के बाद और अब जिस फेज पे आप अपने करियर के, तो सो व्हाट इज सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू? यार बहुत सब्जेक्टिव है सक्सेस। एक सक्सेस होती है जो हमारे दिमाग में हमको लगता है कि
दुनिया के लिए जो सक्सेस है वो हमें चाहिए तो हम सक्सेसफुल हैं। एक होती है कि यार मुझे क्या सक्सेसफुल लगता है। तो आपने जो पूछा कि मेरे लिए क्या सक्सेस है, अब मेरे लिए सक्सेस है यार एक हेल्दी बॉडी, एक हेल्दी फैमिली, एक लविंग फैमिली, घर, माँ बाप, बीवी, बच्चे, और अपनी चॉइस का काम मिलते रहना। आई थिंक ये मेरे लिए सक्सेस अगर मैं कहूँगा तो वो ये है कि, और ना हर फेज ऑफ लाइफ में आपकी परिभाषाएं बदलती रहती हैं सक्सेस की। जैसे मुझे सुशांत सिंह राजपूत भाई की एक बात बहुत स्टार्टिंग में हिट करी थी, और उन्हें बोलता है इट्स अ स्कैम। बड़ी ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, ड्रीम रोल, इस सब की खुशी एक हफ्ते से लेकर महीना, 2 महीना, 6 महीने के बाद उसने बोला कि मैंने अपनी ड्रीम कार भी खरीद ली, ड्रीम हाउस खरीद लिया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ। वो चीज़ मेरे को समझ में आई कि मटेरियल सक्सेस बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि गुर्बत में क्रिएटिविटी की जाए, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि बहुत ज़रूरी है मटेरियल सक्सेसफुल होना। कितना, उसकी कोई सीमा नहीं है, और वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। जैसे मैं ऐसे भी कई बड़े एक्टर्स को जानता हूँ, दीपक दुबरियाल जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। ये लोग पैसा कमाने के लिए एक्टिंग नहीं कर रहे यार, पैशन। उन्होंने उतना कमा लिया कि उनके घर परिवार, आज भी वो घर बैठ जाए अगर तो भी 2 पुश्ते खा लेंगी, इतना उन्होंने कमा लिया है। अब आपकी अगर लाइफस्टाइल को एक्सपैंड करने की भूख बढ़ती जाती है कि अब मुझे भैया प्राइवेट जेट में ही चलना है, मेरी वो सक्सेस है, वो तो देखो फिर सब्जेक्टिव बात है। लेकिन सक्सेस की परिभाषा मेरे लिए असल खुशी है। जो खुशी मुझे स्टेज पर नाटक खत्म करने के बाद होती है, जो खुशी मुझे आप जैसे लोगों से ये सुनकर कि आपका वो रोल हमें अच्छा लगा, ये होती है, मेरे लिए ये सक्सेस है। मैं मतलब एक अच्छे लेवल पर फैमिली, घर को आप संभाल सको और ऐसे रोल्स कर सको कि लोगों के दिल को आप छू सको, मेरे लिए सक्सेस ये है। और फाइनली उस पर बात करते हैं जो अभी करेंटली प्यार मिलते ही जा रहा है। अभी मैं ऐसे बोलूँगा ज़्यादा मत उड़ तो काफ़ी ऑकवर्ड लगेगा, पर जी हाँ, ज़्यादा मत उड़ जिस तरह से आप लोगों ने #1 शो बना दिया कलर्स का, उस पर जी काफ़ी कॉमेडी जॉनर दिखा आपका उसमें, अलग अलग हेली शाह के साथ बॉन्डिंग, सभी के साथ क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की मेमोरीज ज़्यादा मत उड़ के साथ आपकी है? यार, वंस इन अ वेरी लॉन्ग टाइम ऐसे शोज आते हैं इंडस्ट्री में, आप भी मानोगे। ऐसा सिटकॉम, ऊपर से एयरलाइन बेस्ड, यूथ बेस्ड और कॉमेडी वाला स्पेस, बड़ा बहुत रेयर ऐसे शोज बनते हैं। तो सबसे पहले तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ऐसे शो का पार्ट होने का मौका मिला। जेन्युइनली आई मीन इट, क्योंकि ऐसा शो मुझे मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर मैं इस शो में ना होता और ये देखता शो को, तो मुझे लगता है यार ये अलग दुनिया है जो एक्सप्लोर की गई है। तो बहुत मज़ा आया। मेरा कैरेक्टर बहुत नया था मेरे लिए, एकदम डिफरेंट। मतलब मेरी कोशिश एज एन एक्टर ये रहती है कि यार पिछले किरदार और आने वाले सारे किरदार जो हैं वो जितने अलग अलग हो सके, तो मैं उतना अपनी रेंज दिखाने का मौका मुझे एज एन एक्टर मिले, ये मेरी कोशिश रहती है। तो स्टोरी भी अलग थी, कैरेक्टर बहुत अलग था। कुरला की गलियों से आया हुआ एकदम ऐसा बम्बैया लैंग्वेज बोलने वाला वो वाला कैरेक्टर, ऊपर से उसको बिहेव करना है सभ्य तरीके से, बिकॉज एयरलाइन में वो काम करता है। तो अच्छा था, ऑनसॉम्बल कास्ट बहुत अच्छी थी, स्टोरी बहुत फ्रेश थी, तो बहुत मज़ा आया। मतलब इट जेन्युइनली वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अच्छे दोस्त बने और शूटिंग करने में बहुत मज़ा आया। मुझे एक सीन याद है जहाँ पे वो टॉय के साथ आप हेली को बोल रहे थे कि मतलब उनसे मस्ती कर रहे थे, तो हेली आपसे बोलती कि जी 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 क्यूट लग रहे हो। हाँ तो आपने उसमें कैप्शन में लिखा हुआ था कि अपनी पसंदीदा औरत से क्यूट सुनना दिन बन जाता हाँ, है। ये अभी आई थिंक आज का ही है, हाँ, ये हाँ। आज ही आपने देखा है। तो ऐसा रियल लाइफ से रिलेट किया आपने कभी कि आपकी पसंदीदा औरत ने कभी आपको क्यूट बोला, वाइफ से पहले? वाइफ से पहले, हाँ यार, मतलब क्यूट तो कोई अगर अभी बोले तो अच्छा ही लगता है, उसमें क्यूट सुनने में तो वाइफ इज ओके, दिन बन कोई जाता हाँ उनको भी अच्छा ही लगता है अगर कोई और मुझे क्यूट बोले तो। बट हाँ यार, मतलब क्या है ये सब चीज़ें मस्ती वाली बातें। बट हाँ वो आपने जो बात करी उस सीन के बारे में, तो इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बात वहाँ पे ये है, वेंट्रोकोलिस्ट करके ऐसे कुछ टर्म है, मैं हर बार वो भूल जाता हूँ, जो हैंड पपेट से दो आवाज़ निकालना, लिप्स हिलाए बगैर या कम से कम लिप्स हिलाए। तो ये एज एन एक्टर भी मुझे इस शो में, मतलब ऐसे रोज़ रोज़ ऐसे मौके नहीं मिलते हैं आपको। तो पूरा आपको उस टॉय को एक एंटिटी बना देना होता है और खुद ही आप दो आवाज़ें निकालते हो और पूरा उसको एक लाइफ जो है आप बना देते हो। तो आई थिंक
ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लगी कि मुझे एज एन एक्टर ये चीज़ भी एक्सप्लोर करने का मौका मिला कि एक ही टेक में आप 2 आवाज़ें निकाल रहे हो और अपने हाथ से आप एक सॉफ्ट टॉय में जान डाल रहे हो, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा यार। इस तरह की कॉमेडी जॉनर वाले शोज आना कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? कॉमेडी जॉनर वाले शोज इम्पोर्टेंट हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ अलग बनता रहे इंडियन टेलीविज़न पर, ये ज़रूरी है। जैसे आप मानो या ना मानो, हम लोग देखते हैं कि कोई सेक्रेड गेम से हिट हुआ तो उसके बाद बैक टू बैक सारी वायलेंस और वैसे गैंगस्टर और ये सब, चाहे छोटी हो सीरीज़, बड़ी सीरीज़ हो, छोटा ओटीटी हो, बड़ा ओटीटी हो, 10 में से 7 यही बन रहे हैं। तो हम लोग ऐसा लगता है कि वो एक ट्रेंड कुछ आ जाता है कि चलो अब फ्रीडम फाइटर्स पे बन रही हैं तो उस पर ही बन रही है। मुझे लगता है कि ज़रूरी ये है कि कुछ नया होता रहे और हर कोई ना यार, मैं समझता हूँ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोशिश ये रहती है कि यार जो भी आप बनाओ वो फीजिबल हो, सक्सेसफुल हो, पैसा कमा के दे, और इसीलिए लोग नए नए स्पेसेस एक्सप्लोर करने में डरते हैं कि यार पता नहीं ये वर्क करेगा या नहीं, चलेगा या नहीं। इसीलिए आई वॉज वेरी हैप्पी टू डू द सीक्रेट्स ऑफ द शीलेदास बिकॉज इट वॉज समथिंग फ्रेश। मुंजिया भी जो हमारे डायरेक्टर साहब की फिल्म थी, इतनी बड़ी सक्सेस, वो आई थिंक इट इज लाइक इट डिजर्व्स टू बी अपलॉडेड लाइक एनीथिंग, बिकॉज कुछ नया बैक करने वाले प्रोड्यूसर्स चाहिए, प्लेटफॉर्म्स चाहिए, और कुछ नया होगा तभी तो ऑडियंस को अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है पता लगेगा ना। अब किसने सोचा था बताओ कि मुंजिया जैसी चीज़ वर्क करेगी। और मैंने जब प्रोमो देखा था शूट के दौरान, सर ने हमको पहले दिखाया था, जब बाहर भी नहीं आया था प्रोमो, आई वॉज ब्लोन कि यार ये ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो खैर बात ये है कि कॉमेडी ऑनर में कुछ कुछ बनना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। नए एक्सपेरिमेंट्स को बैक करने वाले स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूसर्स, स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन हाउसेज हों, ये ज़रूरी है। जैसे स्त्री भी हमारे लिए एक नया चैप्टर था, है ना, फिर स्त्री 2 इतनी बड़ी सक्सेस, बहुत हिट हुई। तो ये मुझे लगता है कि यार ये चलते रहना चाहिए, नई नई चीज़ों का एक्सप्लोरेशन होना बहुत ज़रूरी है। चलना ना चलना ऑडियंस के हाथ में है, लेकिन ऑडियंस को भी पता है कुछ ना कुछ नया चाहिए। वो भी इतने ज़्यादा कंटेंट की अवेलेबिलिटी में ना उनका भी स्टैंडर्ड बढ़ गया है और भूख बढ़ गई है ऑडियंस की, कुछ नया, अलग, फ्रेश। तो क्रिएटिव जो लोग हैं उनके भी चैलेंजेस बढ़ गए हैं, उन्हें पता है कि भैया एवरेज काम अब चलेगा नहीं, ऑलरेडी बहुत चीज़ें मार्केट में रख दी गई हैं, सो एवरीबडी हैज़ टू अप देयर गेम, जिसका अलग टेस्ट हो। जिसका अलग टेस्ट हो। आपका फेवरेट टेलीविजन शो कौन सा? टेलीविजन शो अनुपमा। अब तो हाँ, अब तो अनुपमा ही है। अब तो मैं अहिल्या बाई भी नहीं कह सकता। अब तो चूंकि वाइफ है अनुपमा में, तो आई थिंक सेकंड थर्ड भी कोई नहीं है, फर्स्ट ही है सिर्फ, और वो है अनुपमा। अनुपमा क्या सबसे ज़्यादा पसंद, मतलब क्या अट्रैक्ट करता है आपको? यार ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने मतलब क्योंकि मेरी वाइफ उसमें रोल करती हैं इसलिए नहीं, मैंने जेन्युइनली जब वो शो देखा ना, और 4-5 साल से कोई शो चल रहा है, हफ्ते में 5 दिन 6 दिन कांस्टेंट नंबर 1 टीआरपी पे, मतलब जनता जो है 5-5 6-6 दिन भी रोज़ देख रही है 4 साल से, मतलब कुछ तो बात होगी। तो जब मैंने देखना स्टार्ट किया था, पहले भी मैंने कुछ रशीज देखे थे, मेरे को अच्छा लगा था, लेकिन एक अलग इंटरेस्ट से मैंने देखना स्टार्ट किया जब मेरी वाइफ उसमें आई, मिलोनी। तो परफॉर्मेंसेस, स्टोरी लाइन और बैकग्राउंड म्यूजिक, मतलब मैं खुद एज एन एक्टर होने के बावजूद यार उसमें एकदम इन्वॉल्व हो जाता हूँ, पता है। तो मैं सोचता हूँ कि जो लेमैन ऑडियंस है वो तो, मैं समझ सकता हूँ कि क्यों इतना ग्लूड है टू द स्क्रीन्स। आई थिंक बहुत कमाल और बहुत मुश्किल है, बताए, इतना क्वालिटी मेंटेन करना इतने लंबे टाइम तक। हैट्स ऑफ टू रूपाली मैम, वो आसान नहीं है यार, उतनी इमोशनल इंटेंस परफॉर्मेंस देना, 12-12 घंटे पे शूट, पूरे पूरे महीने, पूरे पूरे साल, 4 साल से चल रही है। तो राइटर्स, क्रिएटिव्स, एक्टर्स, आई थिंक हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम कि उन्होंने अभी भी वो पकड़ रखी हुई है ऑडियंस पे, और हर एपिसोड के बाद भी आप अगले एपिसोड का इंतजार करते हो। तो आई थिंक इट्स ग्रेट। अगर कुछ कहना हो डीकेपी प्रोडक्शन और राजन शाही जी के बारे में, तो जितना मैंने सुना है उनके बारे में और जो बात मुझे घर में पता लगती है, आई थिंक दे आर एक्सट्रीमली प्रोफेशनल पीपल। और मतलब आई ऑनेस्टली लुक फॉरवर्ड टू बोथ माई वाइफ एंड आई, हम लोग हमेशा से यूज्ड टू प्रे टू वर्क विद दिस काइंड ऑफ पीपल, जो ना, जो काम की इज्जत करते हो, इंसान की इज्जत करते हो, जहाँ कोई और पॉलिटिक्स या कोई और चीज़ें उनकी जगह ही ना हो। आप कितने अच्छे हो, कितना अच्छा काम करते हो, कितने सिंसियर हो एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर,
आपके आंसर्स चालू करें? हाँ बिल्कुल आंसर चालू है सर बोल रहा हूँ तो मेरा तो कोई रेडी? रेडी कृष्णा जी हाँ और हाँ तो आपका सवाल था कि मैं डीकेपी के साथ काम करना चाहूँगा या नहीं, तो मैंने कहा ऑफकोर्स हाँ बिल्कुल करना चाहूँगा यार, कोई ऐसे दोहराए वाली बात ही नहीं है कि आई थिंक अच्छे हेल्दी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हर एक्टर काम करना चाहता है। और हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहता हूँ कि मुझे एक बात पता है राजन सर के बारे में, जितना मैंने सुना है कि क्योंकि वो सबको फैमिली की तरह रखते हैं, उनके शोज इतने सक्सेसफुल हैं तो द स्टेक्स आर वेरी हाई। तो इतना मुझे पता है दैट ही लाइक्स टू वर्क विद पीपल जिनके साथ कहीं ना कहीं उनका कोई एक पर्सनल टच हो, या फिर उनका कोई बहुत ही ट्रस्टेड इंसान किसी को रेकमेंड करे, या वो खुद उनके लिए एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग वो एक्टर कैसा है वो बहुत मैटर करता है, इतना मुझे पता है। तो और ये अच्छी चीज़ भी है मुझे लगता है कि ताकि पूरी टीम के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए सारे लोग सिंक में हों, एक मत हों, एक सिमिलर पेज पर होना बहुत ज़रूरी होता है। इतने लंबे शोज चलते हैं तो फिर कोई भी फ्रिक्शन जो है वो काम के फ्लो को ख़राब करती है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड वे टू वर्क यार, मतलब आप भी मेरी जगह हो गई, मैं मुझे तो हम यही चाहेंगे कि हम ऐसे लोगों के साथ काम करें यार जो मतलब जहाँ पे एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो, पीस और पॉजिटिविटी और अच्छे स्पेस में आप काम कर सको। सो आपने टेलीविजन भी किया, ओटीटी भी किया, सो हाउ यू डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन ओटीटी एंड टेलीविजन? क्योंकि जिस तरह से वो टेलीविजन पे रोज के रोज स्क्रिप्ट मिलते हैं, रोज आपको उस पर काम करने होते हैं, गरम गरम। हाँ, और ओटीटी में एक स्क्रिप्ट आपको एक ही साथ मिलते हैं जिस पे आपको 45 डेज 50 डेज जो 100 डेज जो भी काम करना होता है उस पर 10 सेकेंड का स्किप ऑप्शन होता है, इस पे नहीं होता। सो कैसे देखते हो आप दोनों चीज़ को? यार मुझे सर मैं इसको देखता हूँ आईपीएल, ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट की तरफ। मेरे लिए टेलीविज़न इज़ आईपीएल और फिल्म्स आर वनडे इंटरनेशनल, वेब सीरीज़ है मेरे लिए टेस्ट। उसका मतलब ये है कि आईपीएल में क्या है, आपको फटाफट आके रन मारने है ना, आपकी स्किल ज़रूरी होनी ही चाहिए और आपको बस धड़ाधड़ आके परफॉर्म करना है। टीवी में भी जो आपने बोला कि गरम गरम सुबह स्क्रिप्ट आती है, रोज़ के रोज़ आपको डायलॉग्स और सीन्स मिलते हैं, तो वहाँ आपकी क्राफ्ट इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप फटाफट वो सीन को समझ के पढ़ के आप एक दिन में 18 से 22 मिनट की फुटेज निकालते हैं टेलीविजन में। ऑन द कॉन्ट्ररी ओटीटी में जब आप शूट कर रहे हो तो आप दिन में 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट टिका के अच्छे से शूट करते हो, तो मीडियम के हिसाब से आपके काम करने की पेस बदल जाती है, प्रेपरेशन बदल जाती है। टीवी में मुझे एक बार एक कैरेक्टर को समझना है, उसका स्ट्रक्चर समझ लेना है और फिर वही कैरेक्टर रोज अलग अलग सीन्स अलग अलग सिचुएशंस में होगा, तो मुझे ट्रूथफुली उसे पोर्ट्रे करना है। वेब सीरीज में ऑन द कॉन्ट्री बिकॉज एक पूरी कहानी आपके पास पहले होती है तो आपके पास एक ग्राफ बनाने का स्कोप होता है। टेलीविजन में तो मैंने आज जहाँ से स्टार्ट किया मुझे नहीं पता 100 एपिसोड बाद क्या होगा, आई हैव नो आइडिया। इसीलिए वन डे एट अ टाइम मैं अपने उस किरदार की ऑनेस्टी को निभाता हूँ पूरे अच्छे तरीके से, और फिर वो कहानी जो भी रुक लेती है जिन भी वजहों से, चाहे वो वजहें स्टोरी हो टीआरपी, कभी कभी होता है कि कोई कैरेक्टर कोई ट्रैक कोई कहानी ऑडियंस को अच्छी लगती है तो आप उसमें डेवलप करते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ कैरेक्टर स्पेसिफिक लगता है मुझे टेलीविज़न की, आपने कैरेक्टर कोई बार समझ लो। ओटीटी में आपके पास एक मौका होता है जहाँ पर आप पूरा पहले एपिसोड से लेकर आखिरी एपिसोड तक आपका कैरेक्टर जो होने वाला है वो ट्रांजिशन क्राफ्ट में दिखाने का आपके पास मौका होता है कि यार मुझे पता है कि ये लास्ट एपिसोड में ये होने वाला है, ये इसकी जर्नी है, तो आपको पूरी एक जर्नी देखने को मिलती है। टेलीविजन शोज तो यार 10-10 साल भी चल जाते हैं, 5-5 साल चल जाते हैं, तो लोग ही भूल जाते हैं। आप खुद छोड़िए भैया क्या था पहले, वो होते 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 करते करते खुद बच्चे से आप कब खुद माँ बाप बन जाते हो, दादा दादी बन जाते हो, पता ही नहीं चलता। तो वहाँ आई थिंक वो एक अलग दुनिया है टेलीविजन। आई थिंक अगर मैं प्रिसाइजली आपको बताऊँ तो पेस, काम करने का जो पेस होता है टीवी फिल्म और वेब में वो अलग है। आप कितना जल्दी रिस्पॉन्ड करते हो उस प्रोसेस को, वो जल्दी है। टीवी में बात करने का टाइम नहीं होता, आपको फटाफट शूट करनी होती है। ऑन द कॉन्ट्री
OTT और फिल्म्स में आप काफ़ी डिस्कशन करते हो, रीडिंग्स होती हैं, पहले वर्कशॉप होती है, पूरा ओरिएंटेशन होता है, 10 चीज़ें होती हैं। तो जैसे टेस्ट क्रिकेट में आप 20-25 बॉलें टिप टिप करने के बाद भी एक चौका मारो चलेगा। सिमिलरली वो वाला स्पेस है आपका OTT वाला, कि आप एक ही कैरेक्टर की एक ही स्टोरी बार बार डिस्कस करते हो, रीड करते हो, रीडिंग्स होती हैं, कई सेशंस ऑफ रीडिंग होता है, रिहर्सल्स होती हैं, थिएटर की तरह जैसे आपका इसमें होता है थिएटर में। टीवी में एक सीन एक बार ही आप करोगे, वो आया गया खत्म, वो कभी दोबारा रिपीट सेम सीन दोबारा नहीं कर सकते आप। तो हर मीडियम का एक अपना चार्म है यार, एक अपना मजा है। बिल्कुल। बट नाउ यू हैव अ टू पर्सनैलिटी, एक आर्टिस्ट की, एक पर्सनल गौरव जी की। सो मैं अगर एक आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से पूछूं कि आपको किस जॉनर की काम करना पसंद है, तो वो काफ़ी अलग हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि आर्टिस्ट स्क्रिप्ट है, राइट, एक्टर है, करना पड़ेगा। बट मैं अगर गौरव जी से पूछूं कि आपको किस जॉनर की चीज़ें देखना पसंद है, किस शोज देखना पसंद है, तो वो क्या होगी? यार मुझे इंटेंस थ्रिलर्स बहुत पसंद है। थ्रिलर्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। कोर्ट रूम ड्रामास का मेरे को बहुत शौक है। और ये मतलब जो स्टोरी, मतलब जहाँ स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग हो ना, वो चाहे कोई भी जॉनर हो, मुझे वहाँ मज़ा आता है। ऑफ कोर्स कॉमेडी तो हम लोग देखते ही हैं, अच्छा लगता है लाइट वॉच करने के लिए, बट आई थिंक एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज एंगेजिंग एज अ स्टोरी, मुझे वो रिगार्डलेस ऑफ द जॉनर अच्छी लगती है। बट थ्रिलर्स आई थिंक मेरा एक फेवरेट जॉनर है। सो एनी ड्रीम प्रोजेक्ट एंड एनी डायरेक्टर यू वांट टू वर्क विद? यार ड्रीम प्रोजेक्ट तो जब मैं कर लूँगा शायद तब बता पाऊँ कि यार ये तो कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप था, बिकॉज ऐसे मैं क्या बोलूँ कि मेरा क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है। टीम के साथ ही, इन एक्टर के साथ या इन डायरेक्टर के साथ काम करना हो आपको? यार बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ काम करना चाहता हूँ। जैसे मैं अनुराग कश्यप साहब के साथ दोबारा काम करना चाहता हूँ, हंसल मेहता सर के साथ, इम्तियाज़ अली सर हैं, विशाल भारद्वाज, ये लोग हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनके सिनेमा ने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है, तो इसीलिए ये नाम। बाकी मतलब ग्रैंडयोर में जाओ तो संजय लीला भंसाली साहब हैं, करण जौहर साहब हैं, इनकी फिल्में एक अलग दुनिया है, वो भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। बट इसलिए कोई ऐसे 2 4 5 नाम नहीं है यार, मतलब हर कोई मुझे ऐसा लगता है जो मुझे एक ऐसी कहानी और ऐसा किरदार दे सके जो कि मुझे मेरे पसीने छुड़वा दे और लगे कि हाँ यार यहाँ ताकत लगानी पड़ेगी, मज़ा आएगा, वो प्रोजेक्ट मैं ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स और ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहता हूँ जहाँ मुझे अपने आप को पुश करने का मौका मिले। बिल्कुल। और इस दौर की अगर बात करें तो इस दौर में सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, हर प्रमोशन के लिए भी और पर्सनल लाइफ को जिस तरह से लोगों को दिखाएं उसके लिए भी। और ये जेनजीज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो हम दोनों पे आते हैं। पहले इस दौर में लव ब्रेकअप काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो गया है जेनजीज के लिए भी, 2000 वालों के लिए। तो आपके पोस्ट में भी हमने देखा है जिस तरह से आपका बॉन्डिंग है, आपका लव जिस तरीके से, तो व्हाट इज़ लव अकॉर्डिंग टू, क्या डेफिनेशन? बहुत सारी बातें एक साथ पूछ ली हैं आपने। सोशल सोशल मीडिया, मीडिया सेकंड पॉइंट, हाँ, और पहले उसके बाद ये, हाँ, तो बताओ पहले पहले क्या हुआ? पहले प्यार। पहले प्यार। यार मैं ना थोड़ा आई एम अ वेरी ओल्ड स्कूल सोल। मैं चाहे वो काम को लेकर हो या प्यार करने के तरीकों को लेकर या ज़िंदगी जीने को लेकर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ओल्ड सोल जिसे बोलते हैं ना, मैं वैस उससे ताल्लुक़ रखता हूँ। तो प्यार ना यार जैसे आजकल कंटेंट की तरह हो गया, इतना सारा है, इतने सारे ऑप्शंस हैं कि समझ ही नहीं आता क्या देखें, है ना। आप जब रिमोट लेकर बैठते हो टीवी के सामने तो फिल्म या वेब सीरीज़ देखने से ज़्यादा टाइम तो मुझे लगता है आजकल सेलेक्ट करने में निकल जाता है कि क्या देखूं, इतना सारा है। सिमिलरली मुझे लगता है आजकल सोशल मीडिया और ये ऐप्स वगैरह की वजह से ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं लोगों इसीलिए के मैंने पास। कनेक्ट किया जेनजी और सोशल मीडिया सब एक साथ। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन बढ़ जाने से और ये सोशल मीडिया वाले कल्चर से ना यार पेशेंस और ठहराव मिसिंग हो गया। जो लव आजकल में हमने देखा था ना, मुझे लगता है वो बहुत, इट वाज वेरी अहेड ऑफ इट्स टाइम। 10-12 साल हो गए उस फिल्म को, ज़्यादा मेरे ख्याल से। बट मुझे लगता है कि वो चीज़ हम लोग बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं। जैसे जितनी फास्ट हम लोग एक स्टोरी या पोस्ट स्किप कर देते हैं ना, उतनी ही जल्दी मुझे लगता है आजकल लोग प्रॉब्लम्स आने पर
रिलेशनशिप स्किप कर देते हैं। और बहुत ही डिसहार्टनिंग चीज़ है, क्योंकि इस जनरेशन को समझ ही नहीं आ रहा कि एक असली रिलेशनशिप का मज़ा, सैंटिटी और उसका एहसास क्या होता है। आप मतलब मैं ताल्लुक़ रखता हूँ यार, मैंने तो जब अपनी उम्र में ये सब किया है, तो मैं तो लेटर लिखने वाला आशिक रहा हूँ, सोशल मीडिया पे टैग करने वाला और वो वाला तो मतलब हाँ, अब एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन हो जाता है, लेकिन कुछ लोग तो जी ही सोशल मीडिया पे कितना खुश हैं दिखाने के लिए रहे हैं, तो वो बहुत मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, एज एन एक्टर मेरी एज एन इंडिविजुअल मेरा ये सपना है कि मैं जितना जल्दी हो सके ना मैं गायब हो जाऊं सोशल मीडिया से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि मुझे लगता है कि खुशियों मतलब जिस मकसद से बना था ना सोशल मीडिया, वो बहुत पीछे छूट गया। और जो अब जिन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है, वो सारी बड़ी आप सबसे ज़्यादा तो वो आपकी दिमागी सुकून के लिए बहुत ख़तरनाक है चीज़। तो अगेन प्यार की बात भी वहीं आती है। प्यार की बात करूँ तो इतने ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, तो क्या होता है कि आप मूव ऑन करना आपको ज़्यादा आसान लगता है, बजाय कि हमारे नानी और दादा के ज़माने में जब पंखा ख़राब होता था तो उसे बार बार ठीक किया जाता था जब तक कि वो बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। यहाँ हम लोग छूटते ही नया पंखा ले आते हैं। अरे क्या एग्जाम्पल। तो वो एक वे ऑफ लिविंग था, जब तक चीज़ को ठीक किया जा सकता है उसे ठीक किया जाता था, एफर्ट लगा के। और जब तक आप उसे ठीक कर सकते हो तब तक ठीक करने की एक रिवायत थी। अब तो गलती होने से पहले या होते ही आपके पास मूव ऑन होने का ऑप्शन है। तो आई थिंक बहुत लॉस्ट हो जाएगी जनरेशन अगर बहुत जल्दी हम लोगों ने नहीं सीखा। मैं खुद भी ऑलमोस्ट उस जनरेशन का ही हूँ यार, बट मेरा ये मानना है कि जो स्टेबिलिटी, जो ठहराव आपका, ऐसे मुझे हम लोगों ने 8 साल डेट किया था शादी करने से पहले, और 2 साल शादी को हो गए, ऑलमोस्ट 10 साल, एक दशक हो गया मुझे अपनी पार्टनर के साथ। तो जो स्टेबिलिटी और जो ग्रोथ, वो सचिन साहब की एक बात थी, पता नहीं किसने कही थी, दैट इफ यू वांट टू गो फार, इफ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, इफ यू वांट टू गो फार गो विद समवन। तो आई थिंक ये चीज़ मैंने तो समझ ली यार, और मेरे को तो बहुत हेल्प किया एज अ ह्यूमन बीइंग। मुझे वो लव की जो स्ट्रेंथ है ना, और जो सपोर्ट होता है, एक इंसान के साथ आपका जो बॉन्ड होता है, वो अलग ही होता है। इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू बदलते पंखों से, आप उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी आपको इफेक्ट करती है? कंट्रोवर्सी किसे कहते हैं? क्या है कंट्रोवर्सी? जैसे कोई भी, अगर लोगों को कोई भी चीज़ बुरी लगे या अच्छी नहीं लगे, तो घर बैठे उस पर बुरे कमेंट करना, गुड कमेंट करना, तो इससे जिसके ऊपर करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, उनकी मतलब एनजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें। आप कितनी तवज्जो देते हैं किस चीज़ को? आप मतलब सड़क पे चलता हुआ कोई कभी खुद की गलती की वजह से भी आपको गाली दे जाता है, तो आपके ऊपर है कि आप उस गाली से कितना अफेक्ट होते हैं, कितना नहीं। आपको पता है कि आपकी क्या गलती है, क्या नहीं है, तो आप उससे मुस्कुराकर भी आगे बढ़ भाई बोल सकते हैं, और आप दिनों दिन तक उससे परेशान भी रह सकते हैं। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कितना तवज्जो देते हैं इन सब चीज़ों को। तो जो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी ही सोशल मीडिया से चलती है, और वो उन्हीं के फॉलोअर्स और कमेंट्स और वहाँ की जो फेम है वो वही खाते पीते हैं, वो जो, तो जाहिर सी बात है उनको वहाँ मिलता हुआ क्रिटिसिज्म तो खलेगा। लेकिन अगर मैं स्थिर भाव से रहता हूँ कि हाँ ठीक है भाई, वाह वाह भी बोल रहे हैं लोग तो भी ठीक है, गाली भी दे रहे हैं तो भी ठीक है, तो वो स्थिर भाव होना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आप अप्रिसिएशन से डिटैच नहीं होगे, आप क्रिटिसिज्म से भी डिटैच नहीं हो सकते। तो ऐसा कभी होगा नहीं लाइफ में कि आपको सिर्फ तारीफ ही मिले और क्रिटिसाइज़ कोई ना करे। भगवान को क्रिटिसाइज़ कर देते हैं लोग, तो फिर हम क्या चीज़ है। तो मेरा ये मानना है कि जितनी तवज्जो आप इन चीज़ों को देंगे उतना ही वो आपको असर करेंगी। और ये सब मतलब ध्यान नहीं देना चाहिए यार इन सब चीज़ों पे। लाइफ को जीने पे जितना ध्यान देना चाहिए ना, मतलब वो जो खाने की फ़ोटो खींच के डालना पहले, और हर जगह पहले उसको डॉक्यूमेंट करना। मैं दावे से कह सकता हूँ, आप भी आजकल हम लोग 256 जीबी वाली जनरेशन में जी रहे हैं। कितने लोग हैं जो जाके सारी फ़ोटोज़ देखते हैं? खींचनी सबको होती हैं, कोई देखता नहीं है। 10 में से 8 लोग उन फ़ोटोज़ को, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, दोबारा देखते भी नहीं हैं, जब तक उन्हें दोबारा पोस्ट करने की नौबत ना आए किसी की बर्थडे एनिवर्सरी पे।
लेकिन एल्बम्स आज भी हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी लेकर बैठते हैं कि ये वहाँ गए थे, या ये देखो शादी की एल्बम। तो 256 GB, 512 GB, ये सब सिर्फ नॉइज़ है, नॉइज़, इट्स अ क्लटर। तो हमें डीक्लटर करने की बहुत ज़रूरत है। क्या बात है। और अब जो अभी हाल ही में जो ट्रेंड चल रहा है मेट गाला, जिस तरीके से SRK सर ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, दिलजीत दोसांझ जी ने एकदम पंजाबी राजा वाला लुक दिया, उस बारे में आपको क्या कहना है, जिस तरह से फैशन एकदम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है? फैशन यार बहुत अच्छी चीज़ कही हमारे दोनों इतने लेजेंडरी लोगों ने कि फैशन इज़ अबाउट बीइंग हु यू आर एंड बीइंग कंफर्टेबल इन व्हाटएवर यू आर। तो वही चीज़ है, दिलजीत सर ने भी अपनी रूट्स वेयर ही कम्स फ्रॉम और वहाँ की जो वेशभूषा है, एंड ही फील्स कंफर्टेबल इन दैट। हमने देखा है कि अपने कॉन्सर्ट्स में भी वो अपनी वही लुक रखते हैं। तो आई थिंक ये है असली फैशन, ना कि वो जो ट्रेंड है वो फॉलो करो। जो आपके अंदर से आता है, व्हाट कम्स फ्रॉम विद इन, और उसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो इतने हज़ारों लाखों लोगों के कॉन्सर्ट में भी वो आदमी अपनी वेशभूषा में पगड़ी और धोती और जैकेट और कुर्ते में रहते हैं, और ही इज अ रॉक स्टार बिकॉज ही फील्स ट्रूली कंफर्टेबल इन हुएवर ही इज। सिमिलरली शाहरुख सर ने भी, मैंने देखा था वीडियो, उन्होंने यही कहा था कि मतलब आई एम शाहरुख खान, आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ। उनका जो फेवरेट कलर है, जो फेवरेट स्टाइल है, उन्होंने वही किया। तो आई थिंक फैशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैरिंग योर सेल्फ द वे यू फील द मोस्ट कंफर्टेबल। ट्रेंड कुछ नहीं होता। क्या बात है। अब लोगों के लिए क्या सरप्राइज है आपकी तरफ से, गौरव जी को कहाँ नया देखने वाले, और क्या अपकमिंग है आपकी तरफ यार से? सब सरप्राइज है तो फिर मैं बता दूंगा तो सरप्राइज रहेगा नहीं। नहीं नहीं, बहुत जल्द, और इतना कह सकता हूँ कि कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग रूप में दोबारा देखने को मिलूंगा मैं। आई होप जल्दी, बहुत जल्दी। बस वो थोड़ा सा इंतज़ार कर रहा हूँ मैं भी, थोड़ा सा आप लोग भी कर लो, तो जब सामने आएगी वो चीज़ तो पता लग ही जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। सेम Lastly, सेम यार। एनी मैसेज टू योर लवली फैंस? नहीं यार, मैसेज नहीं, मैं बस विद ऑल ग्रैटिट्यूड, सिंसियर ग्रैटिट्यूड, मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ फॉर ऑल द लव दैट यू हैव गिवन टू द सीक्रेट ऑफ द शीलेदार्स, ज़्यादा मत ओढ़, एंड ऑल द प्रीवियस वर्क्स। इफ़ यू हैव सीन एनी, नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए। जो भी मैंने पहले काम किए हैं, मन मर्जियाँ, शिद्दत, ये सारी चीज़ें देखिए, एंड आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए, एंड just be as honest in living as you can.